अस्सलामुअलैकुम। सुनो न्यूज़ की इलेक्शन खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ ज़िशान बशीर और मैं हूं जन्नत जमशेद। और आम इंतखाबात होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। और अगर ज़िशान, अगर मैं ये कहूं कि आज इंतखाबात की चांद रात है तो गलत ना होगा, क्योंकि उम्मीदवारों की दिलों की धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं और वोटर्स जो घर बैठे हैं उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि कल वो निकलें और वोट कास्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल, हर एक की ये जिम्मेदारी है। वोट एक अमानत है, वोट एक ताकत है और जमहूर का फैसला होना चाहिए। किसकी हुकूमत होगी ये अवाम ने फैसला करना है और ये फैसला कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। आपके एक वोट से भी आपका और मुल्क का भला हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आज इसी पर बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो कांटे के मुकाबले हैं, टक्कर के मुकाबले हैं, उस हवाले से आज के इस ट्रांसमिशन में हम खुसूसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है, मैं तारुफ करवा दूं, हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीरुद्दीन नैयर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनीक नाजिर साहब, सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे भाई जानी तशरीफ फरमा है राना बशर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। और कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हबीब अकरम साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है जिसके बारे में बहुत सी कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला इन दो जमातों में है, लेकिन आम तौर पर यह बात भी डिस्कस हो रही है कि एंटी पीटीआई वोट है, प्रो पीटीआई वोट है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार अब बेसिकली डिक्लेयर होने किया गया है। तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इन दोनों पार्टियों ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई है, बल्कि इन दोनों पार्टियों ने क्या, इनके साथ आप जमीयत उलमा इस्लाम को और एमकेएम को भी शामिल कर लें, तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो कैंपेन अपनी डिज़ाइन की है वो इब्तदा से ही एंटी पीटीआई थी। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान में एक्चुअली किस वोट को कैटर करने की कोशिश की जा रही है और किस को मुखातिब करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी जो कैंपेन है वो एंटी पीटीआई नैरेटिव के ऊपर रखी और तकरीबन सबका नैरेटिव मुश्तरका था। उसकी वजह यह है कि पीडीएम की सूरत में ये सभी पार्टियां 16 महीने की हुकूमत भी कर चुकी थी, तो इस वजह से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपने हदफ पे रखा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो आप देख लीजिए कि सटल अंदाज में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने थोड़ा सा रास्ता अलग किया और उन्होंने जब पंजाब में अपनी एंट्री डाली और पंजाब से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी कुछ निशाना बनाने की कोशिश की। और जो क्लाइमैक्स पे पहुंची कल लाड़काना में, कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन में धांधली अगर हुई तो मेरा नाम बिलावल भुट्टो जरदारी 119 में बड़ी तल्खी और फिर यहाँ पर भी काफ़ी 127 में भी तल्खियाँ होती रहीं। तो इस वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो जाने वाली क़ुव्वत है पंजाब की हद तक, वो किसी न किसी दर्जे में अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पंजाब में इसलिए अपनी जगह बनाने का मौका मिला कि यहाँ पर दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2006 के मीसाक जमहूरियत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नून को ज़्यादा टफ टाइम नहीं दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर पीटीआई ने तो हबीब साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कोशिशें कर रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को पीपल्स पार्टी की जानिब माइल कर लें, कामयाब हो सकेंगे क्या? वो लाहौर की सीट जीत पाएंगे? इस वक्त अहम बात यह है कि इस वक्त जो मुकाबला है ना, वो बज़ाहिर आपको लगता है कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का है। अच्छा, अगर आप इन पार्टियों की इलेक्शन मुहिम का तजिया करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो मैदान में नहीं है, उसका कोई जलसा नहीं, कन्वेंशन करना मुमकिन नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो डिजिटल सोशल मीडिया पे है, उस पर कन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं तो पुरअसरार तौर पर इंटरनेट को कुछ हो जाता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में एक ऐसी पार्टी की कैंपेन जिसके खिलाफ नेगेटिव बात करना तो आसान है, पॉजिटिव बात करना खुद उसके लिए भी मुश्किल हो चुका है। तो अब आप जरा देखिए कि इलेक्शन का मोड ये बना है कि जैसे जब 8 फरवरी कल आएगा तो उसके बाद जो नतीजा होगा तो दरअसल हम उसको कहेंगे कि ये जो फलां शख्स है ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सबसे बड़ा मुखालिफ, ये वो ओहदा जलीला है जिसके लिए सारी पार्टियां मिलकर एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हुई पड़ी हैं। और ये इनका जो मार्का है वो सिर्फ ये है कि देख, हर बंदे की ये कोशिश है कि देखिए मैं हूँ सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुखालिफ, मैं हूँ सबसे बड़ा मुखालिफ, मैं हूँ सबसे बड़ा मुखालिफ। चले तो बस ये सूरत हाल है। लेकिन सर, बिलावल भुट्टो जरदारी तो अपनी हर तकरीर में कहते थे कि सिर्फ मुकाबला है तो शेर और तीर में है। राना साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, कहिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी हर तकरीर में बार बार कहा है कि मुकाबला सिर्फ शेर और तीर में है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो माइनस कर देते थे। एक ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का सपोर्ट चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, टैप करने की कोशिश तो की उन्होंने कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, उसके पास ऑप्शन लिमिटेड रह गई हैं तो वो उनकी तरफ रागिब हो जाए। बट डिफ़िकल्ट है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट है, एक सेट वोट है, उनका माइंड सेट है उनके वोटर का, सपोर्टर का, वो उनके साथ ही चलते हैं। इसी तरह पीटीआई का अगर देखा जाए तो पीटीआई का वोटर सपोर्टर जो है वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना इस वक्त पसंद नहीं करता। राना साहब, अगर आज़ाद उम्मीदवार भी जीतते हैं उस सपोर्ट के नतीजे में, तो फिर भी ये माले गनीमत ही होगा इन सियासी जमातों के लिए। डेफिनेटली जी, वो कहते हैं कि बड़ी टिपिकल सी बात है, अब तो 35 साल हो गए बात करते हुए, लेकिन होता ऐसे ही है कि बोरियों के मुंह खुलेंगे और जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो फ्रैंकेनस्टाइन जो तस्वीर होती है डॉलर के ऊपर लगी हुई, उसको रेजिस्ट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तरीन साहब ने तो बल्कि कह दिया कि 2018 में मैंने ये काम किया था तो अब भी कर सकता हूँ। बड़ा सच बोला है उन्होंने, अगर ये स्टेटमेंट दी है उन्होंने तो। बट एनीवेज होता है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज तो फैसला भी आ गया कि जनाब पहले तो ये था ना जनाब के पीटीआई के टिकट पे लड़ रहे आज़ाद उम्मीदवार एंड ऑल दो स्टफ, और थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी, थोड़ा सा मॉरली एथिकली, शायद मॉरल नॉर्म्स और एथिक्स की बात तो खैर नहीं करनी चाहिए, मैं गलत कर गया, लेकिन एनीवेज यहाँ पे पॉलिटिक्स में ऐसा इस चीज़ की कोई गुंजाइश ये आप गलत कर गए या बात गलत कर गया कि पॉलिटिक्स में नॉर्म्स एथिक्स जरा थोड़ा सा कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि तगड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर किसका, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो लाहौर किसका होगा? या फिर आजाद उम्मीदवारों का मेंशन कर दूं मैं? क्या नवाज शरीफ खुद NA-130 से जो है वो NA-130 से मुकाबला किसके साथ हो रहा है? आपस में हो रहा है, लेकिन आपस में हो रहा है। अच्छा हो रहा हो। एनीवेज पॉइंट देखें, इनके तो बनी बनाई सीटें हैं, उसमें तो मतलब कि अगर मरियम बीबी की बात करें तो उनकी सीट पक्की है। मियां साहब मरियम नवाज का तो डेब्यू है सर, मरियम नवाज का पहला इलेक्शन है। नहीं, लेकिन सॉरी साड़ी गल हो गई है, आप भी वही कह रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा था, हबीब साहब हमारे सीनियर हैं, मैं उनसे ही पूछ रहा था कि वाकई इलेक्शन में इसका सीटों पे बात हो सकती है कि मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप गुरेज करें, क्योंकि शायद इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता अखलाक है वो हमें इजाजत है। ऐसा ना सर हो जाए कि अभी हम कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो बड़ा मजबूत है ज़ाब्ता अखलाक जो है, बजाय इसके। नहीं, राजा सिकंदर सुल्तान साहब बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े दिलेर आदमी है। आई वुड से राजा साहब की तो मैं बिल्कुल कोई उनके खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करूंगा। हबीब साहब, ऐसा हो सकता है कि अभी हम कह रहे हैं कि साड़ी गाल हो गई है, इलेक्शन के बाद कहें कि गाल बढ़ गई है? That's a very good one. That's a really good one. बिल्कुल हो सकता है। कमर शाह साहब, इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, कंट्रोवर्शियल एक किस्म के इलेक्शंस बना दिए गए हैं या हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं चीज़ें, इवन कि सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें इस हवाले से डिस्कस हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन की इसमें क्या चैलेंजिंग अब पोजीशन है, कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को दरपेश हैं? देखा जी, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज हमेशा जो है दरपेश आए हैं। जब भी इंतखाबात हुए हैं, आप 1970 से ले लें, आप 2024 आ रहा है, जितने भी इलेक्शन होते रहे चैलेंज तो होते रहे हैं, लेकिन चैलेंज को नबरदार हजमा होने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात जो हैं वो हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं। हमारी जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मजबूत नहीं बनने दिया। इसी तरह से जो नाम नहाद कहूँगा मैं, जो नाम नहाद इंतखाबी इस्लाहत हुई है 2017 में, उसमें भी इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियारात नहीं दी। अच्छा। हमने बार बार इसाक डार साहब से कहा, मैंने 3-4 दफ़ा मैंने मुलाकात भी की कि जनाब इनको इंडियन इलेक्शन कमीशन के बराबर इख्तियारात दे दें। उसमें इंडियन इलेक्शन में ये होता है कि जब इलेक्शन हो रहे हों तो कोई कोर्ट उनके मामले में मुदाखलत नहीं करते। नंबर 2, अगर कोई ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करता ही है पार्टी, तो चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है उस पार्टी के सरबराह को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अच्छा। उससे भी होता है कि तमाम खौफ और हरास पैदा होता है। उसकी सबसे बड़ी अहम बात मैं बताता हूँ, मेरी खुद इंडियन चीफ इलेक्शन कमीशन 3-4 मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सेकुलरिज्म का तहफ़्फ़ुज़ करता है, सेकुलरिज्म को कस्टडियन देता है। तो इस लिहाज से कोई पार्ट, अभी देखें कि संजय गांधी के बेटे रावण ने 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ था 15-16 में, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था
उसने कहा कि अगर हमारी पार्टी बीजेपी इक़्तिदार में आ गई तो हम मुसलमानों को, इंडिया के मुसलमानों को अपने बहर अरब में धकेल देंगे। कहता मैं टीवी देख रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर याकूब कुरैशी ने कहा कि मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने जो ही उसका स्टेटमेंट देखा तो मैंने आईजी मेयरटी को हुक्म दिया कि अरेस्ट कर लें। सियासी जमातें तो वैसे भी एंटी मुस्लिम नैरेटिव वहाँ पर लेकर चलती हैं। उसने कहा मैंने फौरी तो हुक्म जारी किया इसको अरेस्ट कर लें। उसने उसे अरेस्ट करके बंद कर दिया औलाद ने। दूसरे दिन मेरे पास बीजेपी की सारी क़यादत आई और उन्होंने कहा कि जी आपने हमारी पार्टी के बड़े अहम रुकन को अरेस्ट कर लिया है, तो हम पार्टी के इलेक्शन से बाइकाट कर रहे हैं। उनका तुम बाइकाट कर रहे हो, मैं तुम्हारी पार्टी को करदम करार दे रहा हूँ। ये मैंने नोटिस पर तैयार किया, नोटिफिकेशन मेरे पास इख्तियारात हैं, तुमने सेकुलरिज्म पे हमला कर दिया। उन्हें माफ़ी मांग ली। तो ये इख्तियारात दिए जाएं तो हमारे यहाँ इख्तियारात नहीं है इलेक्शन कमीशन या नहीं। इधर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन मतलब थाना कचहरी करेगा या इलेक्शन करवाएगा? देखिए ना, सिंपल सी बात है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को लेता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई अगर कुछ स्टेप लेता है उसकी अथॉरिटी को किसी ना किसी कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। वैसे मुझे बिल्कुल आपकी बात आपने दुरुस्त कही कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात है, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन के पास भी माशाल्लाह जो इख्तियारात हैं कमाल है। यानी आप ज़रा देखिए कि वो पार्टी जो 2018 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी उससे निशान ले लिया। मतलब वो कौन सी क़यामत है जो इख्तियारात की कमी की वजह से पीटीआई पर तोड़ना बाकी रह गई है? मेरा तो सवाल ये है। बिल्कुल सर, आपने मतलब बड़ा अहम पॉइंट ऐसा उठाया रगड़ा है। दिया। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी अहमियत हो गई है इस इलेक्शन में। नैयर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। 3000 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले उड़ती खबरें आती रहती हैं। एक तो ये तासुर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन ख़बरें ये भी आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जोड़ तोड़ के माहिर हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा हैं। अगर वो इलेक्ट होकर आ जाते हैं तो बिलावल उनके साथ मिलकर अपनी हुकूमत बना सकते हैं। ऐसा हो सकेगा नैयर साहब? आज़ाद उम्मीदवार की भी दो इकसाम हैं। अच्छा। जो रवायती आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जीत का तनासब पिछले इंतखाबात में बतदरीज कम होता जा रहा है। जो अपने हलकों में अपनी ज़ात की बुनियाद पे आज़ाद जीता करते थे, वो भी अब काफ़ी इंतखाबात से किसी न किसी सियासी जमात की हमायत के मोहताज हैं और सियासी जमातें उन इलेक्टेबल्स के सपोर्ट की मोहताज है। ये एक कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है पिछले 3 इलेक्शन में, इलेक्टेबल्स का और पॉलिटिकली मोटिवेटेड वोट बैंक का। अब जो आज़ाद हैं, जिन्हें बाज़ाहिर आज़ाद कहा जाता है, सब लोगों को पता है उनके पास एक पार्टी का सिंबल नहीं, लेबल मौजूद है। बाकायदा मीडिया में ये बात फैला दी गई है। वो अपना कैंपेन कर रहे हैं अपने बैनर्स के साथ, अपने पोस्टर्स के साथ, अपने पम्फलेट्स के साथ, और इलेक्टोरेट का एक मेजर हिस्सा इस वक्त ये आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में है कि कौन किस किस्म का आज़ाद। वहाँ भी तो सर अब कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है ना, कुछ आज़ाद हैं, कुछ हिमायत याफ्ता। ज़्यादा मैं बता दूं, जो हिमायत याफ्ता हैं इस वक्त सोसाइटी में ये क्लैरिटी मौजूद है, उन्हें मेजॉरिटी वोट मिले या ना मिले, पॉपुलर वोट मिले या ना मिले, लेकिन इलेक्टेड का एक मेजर हिस्सा इतना सियासी शऊर रखता है कि असल आज़ाद कौन है और दूसरा आज़ाद कौन है। लेकिन नैयर साहब, ऐसा भी हो रहा है ना कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं वो इतने मुश्किल हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर दे दिया गया। अब जो गांव के लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि प्रिंटर दिखता कैसा है, तो ये भी बड़ी कन्फ्यूजन है कई हल्कों में। थोड़ी सी मुश्किल एक मखसूस सियासी जमात के लिए ज़रूर आई है। उनके सामने बात करते कवानीन पर ज़रा दिक्कत पेश आती है, लंबा एक्सपीरियंस है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है। चूँकि मैं उस बात को शेयर करता हूँ कि जिस वजह से इंतखाबी निशान छिना है उसमें ज़्यादा कसूर पीटीआई का अपना है। अच्छा। इन्होंने इंतहाई साजगार, इंतहाई खुशगवार माहौल में, कमर साहब तो शायद टाइमिंग और डेट्स और नोटिफिकेशन भी बता सके या डायरेक्शन भी, कि इन्होंने अपना आइन दिया था पहले, फिर दोबारा अपना एक नया आइन दिया। इंतखाबी कवानीन का ये तकाजा है कि हर सियासी जमात अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने आइन के आइन पाकिस्तान नहीं, पार्टी के आइन, जमायती आइन के ताबे करवाएंगे। जब आप पार्टी का आइन देते हैं तब तो आप सैंपल लेते हैं स्वीडन, डेनमार्क और पता नहीं किस किस जगह की आइडियल सोसाइटीज़ का, कि हमारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन इतने टीयर्स पर होगा, ऐसे वोटिंग होगी, ऐसे इलेक्शन होगा। लेकिन जब उसे प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना होता है तो
फिर आपके पास वही एक डॉक्यूमेंटेशन का सहारा होता मुश्किल है, हो जाती है उसको। एक्चुअल इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं होते। ठीक। पीटीआई ने जब बेहतरीन हालात थे, मैं आप उसे फेजेस में तकसीम कर लें, जी जी, 3 फेजेस में पीटीआई गुजरी है। फेडरल गवर्नमेंट के रिमूवल के बाद का मरहला, पंजाब असेंबली और केपी के डिसोल्यूशन का मसला, और लास्ट पे आके 9 मई का मरहला। ये मुख्तलिफ मराहल पे पीटीआई अपने लिए मुश्किलात बढ़ाती गई है, गलतियां जो है और वो इन उनकी रही इस हैं। तरफ इन ठीक है। कानूनी अमूर की जानब पीटीआई की तवज्जो नहीं रही। कमर साहब बहुत क्लोजली इस चीज़ को वॉच करते रहे हैं। पीटीआई को चाहिए था, देखें अगर आपको मुश्किलात हैं लेकिन आप कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ ले सकते हैं, सहारा ले सकते सर हैं। वो तो कहते हैं कि तो हमें फिर कॉर्नर आप- मीटिंग की इजाजत नहीं थी, मेरी इलेक्शन कैसे बात- करवाते? फिर आप गलती की गुंजाइश को कम करें। एडवर्सेरियल पॉलिटिक्स हो रही है, डोंट इनवाइट क्रिटिसिज्म। ओके। जब आप नाजिर साहब को भी क्रिटिसिज्म जरा इनवाइट शामिल करेंगे गुफ्तगू करते तो हैं। आप उसमें पिसके रह जाएंगे। ये क्रिटिसिज्म पीटीआई ने खुद इनवाइट किया है ओके ओके। और एक रूम मुहैया कर दिया जिससे ये आज इनके सारे कैंडिडेट बिखर गए हैं। नाजिर साहब, कहा यह जाता है कि बड़ी ज़्यादती हो गई, बड़ा जुल्म कर दिया। गलतियां डेफिनेटली पीटीआई की साइड से भी हुई हैं, जिस तरह से नैयर साहब ने अभी बात की, खुद ही आइन बना लिया, फिर उसके तहत इलेक्शन नहीं करवा सके। तो कितना आप मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं खुद पीटीआई को इसमें? 100% बात यह है अच्छा। कि जितनी सपोर्ट और जितनी प्यार मोहब्बत लाड प्यार से इस पूरे ग्रुप को पाला गया, इसकी परवरिश की गई, इसको सपोर्ट दी गई, इनके दुश्मनों को जेलों में फेंक दिया गया, मैदान साफ कर दिया गया, दीवारों में चुनवा दिया गया, इनको एक पूरी सपोर्ट के साथ इनके अरकान पूरे करके दिए, जहांगीर तरीन की जैसे थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे। तो इससे ज़्यादा सपोर्ट, तो मतलब इतनी सपोर्ट के शहबाज शरीफ को गोया शिकवे की हालत में वज़ीर आज़म बन के जब कराची का पहला दौरा किया तो एक तकरीर में वो एक बेबसी के साथ, बल्कि एक हसरत भरे शिकवा उन्होंने किया कि ये मक़तदरा ने जितना साथ इनका दिया, इसका 25% भी हमारा दिया होता तो हम तकदीर बदल देते। तो इतनी सपोर्ट बेस और इतनी ख्वाहिशात और वगैरह के साथ इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़, वो उस्मान बुज़दार हों, वो बड़ी बड़ी हिमालया जैसी गलतियां हैं जिनका फेजेस का इन्होंने भी जिक्र किया, उसको भी शामिल कर लें। आज हालत जो भी है वो आपके सामने। और इसी सपोर्ट का तासुर तो आज नून लीग के लिए भी दिया जा जी रहा है। बिल्कुल, वो तो इस सपोर्ट के बगैर आप कोई तीसरी जमात निकाल के दिखा दें। पीपल्स पार्टी कहाँ से आई है? 85 के इलेक्शंस हुए तो फिर किसके खिलाफ हुए थे? एक पूरी जनरेशन आ गई ना 85 का जी। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये सब 85 के जनरेशन है। जो उस गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में लोग आए थे, ये वो लोग हैं। अच्छा, उनके इन रवायती सियासी जमातों के खिलाफ एक आवाज़ बन के पीटीआई उठी थी। पंजाब में नवाज शरीफ के खिलाफ, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ एक रवायती सियासी जमातों से जो लोगों की उकताहट थी या फ्रस्ट्रेशन थी, वो एक एंटी, आप कहिए वो एक एंटी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स वाला जो एक तबका था, वो इनकी बुनियादी ताकत बना। उनको इन्होंने अल्योर किया और उसके बाद उसको बुनियाद बनाकर ये एक नया निज़ाम या नया मुल्क या नया ख्वाब लेकर उठे कि अब हम ये रवायती टैबूज तोड़ के हम तब्दीली लेकर आएंगे। यही नारा था इनका। नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, यही नारा था ना। अच्छा, उसके बाद जो इनकी परफॉर्मेंस रही, मैं उस पर कुछ नहीं कहता, वो जो भी हुई वो सबने देखी। उसके बाद जब ये मुश्किलात में आए, इन्होंने फिर उसका रद्द-ए-अमल एक देना शुरू किया। यही मुश्किलात पीपल्स पार्टी भी आई थी, यही मुश्किलात हर सियासी जमात नून लीग पर भी आई थी। ये भी उन मुश्किलात से गुजरे। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये वो भट्टी है जिस भट्टी से पीपल्स पार्टी गुजरी, नून लीग गुजरी, और गुजरने के बाद उन्होंने अपना वजूद और पार्टी की तंजीम, पार्टी स्ट्रक्चर, उसको कायम रखने में कामयाब हुए। अच्छा, ना सिर्फ ये कि ये अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर और तंजीम रखने में कामयाब हुए, बल्कि ये इस काबिल भी रहे कि जब ये अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, लेकिन जब सियासत, तो इसे देखें ना, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, जब इनके पास अपॉर्चुनिटी आई तो ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की पोजीशन में थे। ओके, इन्होंने किया, इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। अब पीटीआई अगर कोई सियासी जमात कभी थी या है, तो देखना यह होगा कि इस भट्टी, जब इनकी बारी आई है तो उस भट्टी से गुजर के क्या ये कायम रहते हैं या नहीं रहते, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो ये सियासी पार्टी बतौर तंजीम, मैं पार्टी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं चाहने वालों की बात नहीं कर रहा,
मैं वोट बैंक की बात नहीं कर रहा। एक पार्टी, उसकी कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका कोई स्ट्रक्चर, उसका बतौर पार्टी अगर ये मुझे। लेकिन नाजिर साहब, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो पार्टी को आगे लेकर चली। अगर हम मियां साहब की बात करें तो मरियम नवाज ने पार्टी को संभाल के रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई नहीं है, उनकी लेगेसी क्या कोई नहीं, वन मैन शो, वहां कोई नहीं है, ऐसा वन मैन शो। मैं बार बार जो आपकी तवज्जो दिला रहा हूं पार्टी स्ट्रक्चर, पार्टी की तंजीम की तरफ इसलिए आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि मौजूद नहीं है। तो अब इनका इम्तिहान जो अगला आने वाला है कि क्या इस भट्टी से गुजर के ये कायम रहेंगे, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ठीक। चलें इस आएगा। और दूसरी बात ये भी याद रखिए जी, हम बार बार याद दिलाना पड़ता है, जैसे ये दायरा है ना, हमारी सर्कल वो है डिस्कशन, एक ही बात दोहरानी पड़ती है बार बार। हमारे अपने खित्ते में जो बगावत का एक आप देखें ना जी, तो वो 1857 का बगावत थी। ठीक, नाजिर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन 2024 की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जिसमें हमारी एक बड़ी दिलचस्प डिस्कशन चल रही है, और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम तख्ते लाहौर की बात कर लें, क्योंकि तख्ते लाहौर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर बहुत सख्त और कड़े मुकाबले होने के लिए जा रहे हैं। बड़े सियासी पहलवान हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं, और इस बारे में डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथी एंकर इमरान सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा आप कौन कौन से बड़े सियासी मुकाबले हैं लाहौर के, जहां पर हम देखेंगे कि सियासी तगड़े पहलवान अखाड़े में उतर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान और जन्नत। जैसे कि ज़िशान ने आपको बताया कि तख्ते लाहौर ये टर्म बड़ी पुरानी है और शरीफ ख़ानदान के से घर कहा जाता है, और लाहौर से बड़े बड़े अहम जो बुर्ज हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखना होगा कि वो इलेक्शन जीत पाते हैं नहीं। कुछ हल्के हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, वहाँ पर कांटे का मुकाबला है। वैसे तो लाहौर बहुत बड़ा शहर बन चुका है, अब 14 हल्के हैं इसके, लेकिन हम आज 5 जो कड़े मुकाबले हैं आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले NA 122 लाहौर का ये हल्का बड़ा अहम हल्का, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं ख्वाजा साद रफ़ीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट लतीफ़ खान खोसा। ये इतना अहम हल्का है क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो बानी चेयरमैन के वकील भी रहे हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जमातों में भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी छोड़ के वो PTI में शामिल हुए थे, लेकिन इन इलेक्शंस में वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, और इनका इंतखाबी निशान चूँकि ये आज़ाद हैं इस वजह से इनका इंतखाबी निशान जो है वो K है, खोसा के अकॉर्डिंगली। तो ख्वाजा साद रफ़ीक जिनके बारे में कहा जाता है कि असल इलेक्शन लड़ना आता है तो ख्वाजा साद रफ़ीक को ही लड़ना आता है, और साद रफ़ीक और लतीफ़ खान खोसा में बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। और जो पिछले इलेक्शन थे उसमें बानी चेयरमैन ने ख्वाजा साद रफ़ीक को हराया भी हुआ है इसी हल्के से। वैसे तो हल्के चेंज हो चुके हुए हैं, लेकिन उसके बाद साद रफ़ीक जो हैं वो दोबारा से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हो चुके थे। दूसरा अगला हल्का NA 123 साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनका मुकाबला है आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पहाड़ से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस दफ़ा भी वज़ीर आज़म के लिए उनका नाम भी लिया जा रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं। तो इतनी अहम नशिस्त, अगर ये नशिस्त वो सिक्योर कर लेंगे तो एक बड़ा ओहदा उन्हें मिल सकता है। अगले हल्के की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि अगला हल्का कौन सा है। NA 127 अगर लाहौर में सबसे दिलचस्प हल्का हम कहें तो वो NA 127 है। इसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अतात तारड़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पहली मरतबा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर का इंतखाब किया है। कराची से वो इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन लाहौर का उन्होंने इंतखाब किया है और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में जो एक्टिविटी कर रही है तो वो इसी हल्के में हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी अतात तारड़ के साथ इलेक्शन लड़े हैं, और बिलावल बड़े पुरुमीद हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए तो बिलावल जो हैं वो ये सीट निकाल सकते हैं। बहरहाल हम अगले हल्के की जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं कि अगला कांटे का मुकाबला जो है वो कौन सा होने वाला है, क्योंकि अगले 2-3 जो हल्के हम आपको बता रहे हैं उसमें बड़ा ज़बरदस्त और कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। NA 127 के बाद 128 ये वाहिद हल्का लाहौर में हम देख रहे हैं, जिसमें इसके ख़ास बात भी हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वोट जो है वो NA 128 में है,
लेकिन वो अपना वोट जो है वो शेर को नहीं डाल सकेंगे। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी कैंडिडेट इस हलके से इलेक्शन नहीं लड़ा। सीट एडजस्टमेट हुई है आईपीपी के साथ और ओन चौधरी आईपीपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन इनको हिमायत हासिल है मुस्लिम लीग नून की भी। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगर अपना वोट कास्ट करते हैं तो इस इलेक्शन में वो नून लीग को अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, शेर को वोट नहीं डाल सकता। तो ओन चौधरी आईपीपी के कैंडिडेट हैं और सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, वो आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़े हैं और साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन पीटीआई के वो वकील भी रह चुके हैं। तो ये बड़ा कड़ा मुकाबला है। कहा यह जा रहा है कि नून लीग चूंकि इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ी तो इसका बेनिफिट इनडायरेक्टली सलमान अकरम राजा साहब को हो सकता है और ये भी एक बड़ा हल्का इसे करार दिया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं जी NA 128 के बाद अगले हल्के की जानिब। NA 130 साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस हल्के से इलेक्शन लड़े हैं और उनके मद्दे मुकाबिल ये खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद पहले भी नवाज शरीफ के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ चुकी हैं और बड़े कम मार्जिन के साथ वो ये इलेक्शन हार चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म ये इलेक्शन जीत चुके हैं और हमने देखा कि कुलसूम नवाज़ भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुकी हैं और यास्मीन राशिद को मरियम नवाज़ ने उस वक्त कैंपेन की थी। तो वो ये हल्का जो है वो नवाज शरीफ का जिसे कहते हैं गढ़ कहा जाता है और ये बड़ा इनका जिसे कहते हैं घर का हल्का, पक्का हल्का है। नवाज शरीफ साहब इसमें इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद चूँकि वो ट्रेड यूनियन की सदर भी रही हुई हैं और जो मेडिकल का शोबा है उसमें वो उन्होंने काफ़ी गिरा कदर खिदमात सरअंजाम देते हुए बड़ा सख्त मुकाबला इनका किया है और यास्मीन राशिद जो है वो नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले हैं। ऑल्दो वो इस वक्त ग्राउंड पे नहीं है, वो इस वक्त जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो रीच है वो एक आम वोटर तक है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत अच्छा वक्त इस हल्के को दिया है। नवाज शरीफ बामुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सियासी पंडित हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये हल्का नवाज शरीफ के लिए एक टफ है और नवाज शरीफ चूंकि मानसेरा से भी इलेक्शन लड़े हैं, लाहौर से इलेक्शन जीतना नवाज शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जनाब वो हल्के थे, ये 5 हल्के हमने आपके सामने पेश किए हैं। इसमें लाहौर में सख्त मुकाबला इन 5 हल्कों में देखना होगा कि कल कौन सा उम्मीदवार इन हल्कों में से जीतता है। फिलहाल के लिए आपको लिए चलते हैं एक मरतबा फिर से ज़िशान और जन्नत की जानिब जो कि बताएंगे कि और मजीद कौन से हल्के हैं और कल क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया इमरान। मज़ीद हल्के भी हम आपसे ही जानेंगे और इंतज़ार करेंगे कि कौन से मज़ीद अहम हल्के आप हमारे लिए लेकर आते हैं। बहरहाल ये तख्ते लाहौर के बड़े अहम ये 5 हल्के हैं जिन पर बात हुई है। जन्नत, इन हल्कों में से आप कहाँ पर वोट कास्ट कर रही हैं? ज़िशान, इन हल्कों में से मेरा हल्का तो कोई नहीं है, आप बताएं आप कहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं? मैं NA 122 में कास्ट कर रहा हूँ वैसे, और जहाँ से किसको आप वोट कास्ट करेंगे ये नहीं पूछूंगी, ये अब मेरे दिल की बात है जो कि मैं शायद यहाँ पर नहीं बताऊँगा। इन्हीं हल्कों पर ही बात करते हैं और हमारे साथ हमारे जो एनालिस्ट है वो मौजूद है। हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आप ग्राउंड पे गए हैं, आपने अवाम से बात की है, अवाम से उनकी राय ली है कि वो किसको मुंतखब करेंगे। NA 130 की बात कर लेते हैं। लाहौर का सबसे बड़ा हल्का है और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा उनके मद्दे मुकाबिल हैं। तो क्या इस दफ़ा कोई अपसेट हो सकता है या फिर मियाँ साहब सुरखरू होंगे? वो राणा साहब ने पहले ही कह दिया था कि मुकाबला हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि मुकाबला किस किस के दरमियान है। मुकाबला एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म है जो जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए उनको सज़ा हुई थी, वो 50 रुपये का स्टाम्प दे के बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए थे, वापस आए तो 50 रुपये का स्टाम्प भी नहीं देना पड़ा। खुद अदालत का कुछ सिस्टम उनके पास चला गया, वहाँ पे उन्होंने हाथ लगाया और उसके बाद अदालत के अदालती निज़ाम का कोई ऐसा स्विच दब गया कि जिसके बाद जितनी भी समातें हुई उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब जो थे वो बिल्कुल एक वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना धुले धुलाए हमारे सामने तशरीफ़ ले आए। लेकिन उनके मुकाबले पे कौन सा कैंडिडेट है? मुकाबले पे यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद साहिबा को अब तक गुज़श्ता कम से कम 6 माह से उन्हें सूरज की रोशनी देखना उसी वक्त नसीब होती है जब वो अदालत में आती। उन्हें कैंसर की वो सर्वाइवर हैं और उनके लिए तमाम वो अपनी कैंपेन भी नहीं चला सकती, वो किसी के पास जा भी नहीं सकती। हत्ता कि अगर उनका इंतखाबी निशान भी कहीं लगा नज़र आए तो अचानक किसी को ख्याल आता है कि ये निशान यहाँ पे बुरा लग रहा है, यहाँ पे शेर होना चाहिए, तो लिहाजा उनका इंतखाबी निशान लैपटॉप भी उतार लिया जाता है। इसके इन हालात में जो कुछ भी इस हल्के का फैसला होगा वो 10,000 के मार्जिन में होगा। मार्जिन 10,000 का रहेगा जी, ठीक है, इधर या इधर। अच्छा राना साहब,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो पहले भी इस चीज़ को एडमिट कर चुका हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ पे आज भी कमिटेड हूँ कि अभी बकरम साहब ने जिस तरीके से सर्वे किया है, इतराज़ात करने को तो हर चीज़ पे इतराज़ होता है यहाँ पे, और आटा गूंदे लीक में उस पर भी इतराज़ हो जाता है। खैर एनीवे वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी शुरू, लेकिन जो सर्वे है इनका, दैट इज़ लाइक दैट्स अ रियलिटी चेक। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह सकता कि उसमें बिल्कुल 100% हो सकता है, 99% भी हो सकता है, 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है। सो बहरहाल ये जो मार्जिन की इन्होंने बात की है, ये आपको इन्होंने खबर दी है जो मेरे ख्याल में जो पिक करनी चाहिए थी, और ये खबर है बेसिकली, और खबर ये दे रहे हैं इट कैन गो ईदर वेज, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि 10,000 का मार्जिन है, इट कैन गो ईदर वेज, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। बट एट द वेरी सेम टाइम आई पर्सनली थिंक कि जो इस वक्त एनवायरनमेंट है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब विल इजीली मेक इट। एनवायरमेंट अंडरलाइन एंड हाईलाइट। अच्छा सर, मियां साहब तो मानसेरा से भी कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर मानसेरा क्या शायद मुश्किल हो जाए मियां मुश्किल साहब होगा, के लिए, ओके। लेकिन यहाँ से मेरे ख्याल में बड़ी स्मूथ सेलिंग होगी मियां साहब की, और उनके लिए आसानी होगी यहाँ पे जीतना, और वो जितना भी मार्जिन हो 10,000 का कह रहे हैं हबीब साहब, ठीक है, 10,000 का हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन एनीवेज उसमें जो भी मार्जिन हो मियां साहब will लेकिन make it। राना साहब हमने अपसेट होते देखे हैं। नैयर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, 2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी से कंटेस्ट किया और वो भुट्टो का हल्का समझा जाता है, और वहां पर बेनज़ीर भुट्टो ने भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक सदर, वहां पर कंटेस्ट किया, जीते, लेकिन बिलावल का जो करियर का आगाज था वो वहां से हुआ, लेकिन वो जीत नहीं सके। 70 से लेके सिलेक्शन तक भुट्टो का हल्का कहा जाता है लियारी को, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लूज की थी। और अब भी मैं समझता हूँ, मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को जन्म दिया है, आसफा भुट्टो को। उन्हें इन इंतखाबात में लड़काना या लियारी से बतौर कैंडिडेट फील्ड करना चाहिए था। एक इंटेलिजेंट प्रेफरेंस है प्रोबेबली ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर जरदारी कि ये कहीं बिलावल साहब को आउटशाइन ना कर दे या आउटवे ना कर दे, क्योंकि बिलावल साहब के पास दो ऑप्शंस हैं इस वक्त जो अपने लिए समझते हैं, या वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते हैं। अब मैं लाहौर में वापस आता हूँ, वो दूर की बात चली गई। लाहौर में शरीफ ख़ानदान की कोई नशिस्त मेरे तजिए में ख़तरे में नहीं है। PTI कंटेस्ट कर रही है अपने आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए, ठीक, और वो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन अब वो अपने शायद नहीं रहे जी, अब वो अपने शायद नहीं रहे, उस पे जा रहा हूँ। उनमें से मैं अगर इसे फर्दर डायसेक्ट करूँ तो वो एक मजाक की बात सुन लीजिए, रोज कहते थे गुलामी 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 गुलामी, उन्होंने कहा जाओ सारे आज़ाद। कहते थे गुलामी गुलामी, उन्होंने कहा जाओ सारे आज़ाद। तो अब मैं बता दूं, इस वक्त लाहौर में PTI अपने उम्मीदवारों की हमायत कर रही है। जो एक्चुअल कंटेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों में है। टिकट होल्डर वो नहीं है, टेक्निकल लैंग्वेज में सही है, सिंबल नहीं है, लेबल उनके पास है। लाहौर की पॉपुलेशन क्लियरली आइडेंटिफाई करती है, मैं शुरू से लेके आखिर तक गिना सकता हूँ। उन्हें पता है कि आलिया हमज़ा कौन है और इस वक्त कहाँ है, और हमज़ा शहबाज कौन है, अली एजाज भुट्टर कौन है और अलीम खान कौन है। बिल्कुल, हमाद अज़हर कैंडिडेट नहीं है, मियाँ अज़हर कैंडिडेट हैं। तो लाहौर की आबादी को पता है कि मियाँ अज़हर कौन है, हाफिज़ नुमान कौन है, राना मशहूद कौन है। जी हाँ, सबके बारे में। और ये जो बात बता, मैं सभी का बता दूँ। और ये जो उन्होंने कहा है ना कि नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी लाहौर में अकामोडेट किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने सीट एडजस्टमेंट के नाम पे 2 कौमी सीटें रिस्क में डाली, ओन चौधरी की और अलीम खान वाली। वो मलिक रियाज की 3 बार जीती हुई सीट थी शादरा वाली, जो अलीम खान साहब के लिए छोड़ी गई, दे दी गई है, ठीक है। और ये ओन चौधरी वाली भी नाजी साहब खतरे में डालेगी एक में बार। और ये जो 2 दिए गए हैं कैंडिडेट्स, इन्हें PTI का वोटर बिल्कुल इनकी तरफ जाएगा, लेकिन ये कभी PTI के थे नहीं,
ये पहले वकील मुकर्रर हुए हैं, फिर नॉमिनेशन मिली। उम्मीदवार है। नाजी साहब, लाहौर की जो सीटें हैं ये सब क्लियर हैं नून लीग के लिए, या कहीं पर कोई ख़तरा है, या कोई कह सकते हैं कि कोई बड़ा टक्कर का मुकाबला मिल सकता है? और ये जो IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई थी, ये मजबूरी में हुई थी? देखिए, लाहौर हो या पूरा पंजाब हो, मुझे तो नून लीग के लिए कोई ऐसा ख़तरा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। और जो इससे पहले गुफ्तगू आप कर रहे थे, मैं उसको बात अपनी मुकम्मल कर लूँ कि बुनियादी तौर पर PTI का जो ख़मीर है ये रिवायती सियासी जमातों के ख़िलाफ़ उठा था, जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि रिवायती यानी लीडरशिप से जो तंग आए हुए लोग थे उनके ख़िलाफ़ ही उठे, और ये हर एक को दुश्मन बनाते चले गए। अब यहाँ पे वो एक पुराना सा लतीफ़ा है, बहुत घिसा पिटा हम सब ने सुन रखा है, वो गधा जो हर किसी को लाते मारे चला जा रहा था, मारे चला जा रहा था, एंड ही वाज गेटिंग अवे विद एवरीथिंग। वो फाइनली उसने बम को लात मारी। तो ये हर किसी को बुरा भला कहते उसके बाद जब ये हुकूमत से निकले हैं तो उसके बाद इन्होंने फाइनली फिर वहाँ रुख किया। अगर आप वो सब रिकॉर्ड निकाल के देखें तो ये जब निकले हैं हुकूमत से तो इन्होंने को नवाज शरीफ को तो निशाना नहीं बनाया, ये कोई पीपल्स पार्टी को तो बुरा भला नहीं कह रहे थे। इनकी तकरीरें किसके खिलाफ थी? एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये क्या कर रहे थे? चले हैं बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अप्रोच है, यानी जिन लोगों ने इनको बनाया प्यार से, लाड मतलब सब कुछ किया, खुद आइन तोड़े तो ठीक है, कानून तोड़े तो ठीक है, 2018 में RT सिस्टम बैठे सब ठीक है, दूसरे को ये इजाज़त नहीं। अच्छा, ये जो है ना, जब आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो मेरे भाई, मनमानी असूलों पर, मकालमे से मनमानी नहीं हुआ करती, मनमानी होती है बंदूक पर। अच्छा, वो बंदूक जब तक पास थी आप मनमानी करते रहे, बंदूक हटी है तो अब मनमानी बंदूक वालों से शुरू कर दी, उसका एक नतीजा निकलना था, वो निकल आया। अब ये जितनी रिवायती सियासी यानी ये जो मैंने आपको दोबारा से गुजारिश करता हूं कि ये उठान ही वे नफरत की है, दूसरे को बुरा कहने की है। अब वो जाहिर है कि वहां से रद्द-ए-अमल आएगा, वो आ गया। अब ये जितनी रिवायती सियासी जमातें हैं, अगर हमारे यहाँ हिस्से मजाक तो अब बाकी नहीं रही, मुमकिन है कि साल 2 साल बाद हम इतने रिलैक्स्ड हो जाएं कि ये सियासी जमातें शुक्रिया के ख़त लिखें बानी PTI को और इनकी तंजीम को और इनकी सपोर्ट बेस को, ये आपकी मेहरबानी है। अच्छा, क्या आपकी मेहरबानी और आपकी स्ट्रेटजी और आपकी जहानत, तो ये आपका तरीक़ाकार और ये आपका चलने का अंदाज जिसकी वजह से हमें वापसी का रास्ता मिल गया है, वरना हमें निकालने का इंतज़ाम मुकम्मल था। ये आप ही थे जो इस गैर मामूली सपोर्ट को आपने अपने, देखें सियासत होती है आप अपने बदतरीन दुश्मन को दोस्त बनाने के हुनर का नाम, यानी मैं अपने बदतरीन दुश्मन को दोस्त बनाऊं, इस हुनर को सियासत कहते हैं। लेकिन इनकी सियासत ये थी कि इन्होंने अपने दोस्तों को बदतरीन दुश्मन बना दिया। ब्रेक लेना है, कमर दिलशाद साहब से भी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ब्रेक का कहा गया है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपको वेलकम कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कांटेदार मुकाबलों की और लाहौर किसका, क्योंकि जब लाहौर का जिक्र आता है तो सियासत का महवर हमेशा लाहौर होता है, और कहा जाता है कि जिसने पंजाब में हुकूमत बना ली उसने विफाक में बना ली। बिल्कुल, पंजाब इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। कमर दिलशाद साहब, अभी ब्रेक से पहले हबीब साहब ने जिस तरह से बात की थी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, यानी कि जिन्हें तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, उन्हें कैंपेन करने की भी उस तरह से इजाज़त नहीं मिली, उनके झंडे या पोस्टर्स अगर कहीं लगे हैं तो उन्हें भी उतार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक यहाँ पर फिर क्यों कारगर साबित नहीं हो? ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कागजी कार्रवाई के तौर पर ख़त तो लिखे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखे, IG को भी लिखे और चारों चीफ मिनिस्टर को भी लिखे। उन्होंने यकीन दहानी कराई जी कोई ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई, जैसे होता है ब्यूरोक्रेसी का तरीक़ाकार कि जी हमारे पास तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए खतूत तो लिखे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उन्होंने तहरीक इंसाफ ने अपने प्लेइंग फील्ड के हवाले से एप्लीकेशन दी तो वापस ले ली लतीफ़ खुदा सना। अगर वापस ना लेते तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुला था उस पर, लेकिन लतीफ़ खुदा साहब की अपनी पॉलिसी है वापस ले ली। लेकिन हम इस तरफ नहीं जाते। तो असल बात ये जो आपने जो बातें की है ना आज़ाद उम्मीदवारों की, जी जो ये कामयाब हो जाते हैं और हमारा वोटर टर्नआउट 60% क्रॉस कर जाता है। जैसे कि मैंने बताया अपने तजर्बे की बना पर कि श्रीलंका में मैंने इलेक्शन अटेंड किया, मैंने देखा जाके, और राजा पाकसे का इलेक्शन था, सदारती इलेक्शन। मुझसे एक हफ्ते पहले वहाँ कोई बशदीद धमाके हुए अफगान सदर में और कोई 15-20 उनके वज़रा भी हलाक हो गए, मारे गए, जान बहक हो गए। इसके बावजूद भी सिक्योरिटी का ऐसा इंतज़ाम था कि हमें कहीं पुलिस कहीं आर्मी नज़र नहीं आई।
मैंने सारा मैं 25-30 पोलिंग स्टेशन में चेक किए, तो राजा पक्ष हो गया सदर ममलकत 70% वोट कास्ट होगा। अच्छा 70%। इसी तरह इंडोनेशिया का इलेक्शन हुआ 2009 में, तो मैं वहाँ भी उनकी इन्विटेशन पे गया, तो मेघावती इंतखाब लड़ रही थी, हार गई थी बहरहाल, लेकिन बहरहाल वहाँ की धमाके समाके हो रहे थे, लेकिन कहीं गड़बड़ नज़र नहीं आई हमें, ना पोलिंग स्टेशन पर और ना पुलिस ना आर्मी नज़र ही नहीं आई। एक सिपाही खड़ा था पुलिस स्टेशन पर। इवन मैंने 1 जनवरी 2009 को बांग्लादेश का मैंने इंतखाब बहुत करीब से देखा। बिल्कुल। तो आप यकीन जाने कि 7-7 हज़ार का पोलिंग स्टेशन पर वोटर खड़े थे, जैसे कि 12 आने की लाइन में कभी हबीब अकरम खड़े हुए हों ना, इस तरह से खड़े थे। अच्छा। ऐसे लाइन में कोई गड़बड़ नहीं। और एक सिपाही खड़ा था, मैंने पूछा भाई एक सिपाही खड़ा है, तो उन्होंने कहा जी इतने इख्तियारात हैं सिपाही के पास कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसको ये शिकायत कर देंगे इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश को, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा इंतज़ाम है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बाकायदा फ्लैग मार्च हो रहे हैं, दुनिया में देखा जा रहा है 5 लाख तहलकार भी जमा हो रहे हैं। ये सब बातें मैंने इसलिए बताई कि माजी के तमाम सूरत हाल देखते। अब आप आइए इधर, अब ये आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं, अगर ये अपनी वफादारियाँ नहीं तब्दील करते, अपनी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करती, जैसे कि हबीब अकरम साहब ने बताया, नसीरुद्दीन साहब ने बताया कि बहुत अच्छा इनका सेटअप, अपने हमारे दोस्त अनीक नाजी ने भी एक नया, तो ठीक है उनकी बातें में वज़न है। अगर ये सही खड़े रहते हैं कौमी असम्बली में, अवान में, आप यकीन जाने लीडर ऑफ द हाउस का तकर्रर नहीं हो सकेगा। अच्छा। नहीं हो सकेगा, क्योंकि 169 लेना बहुत मुश्किल काम है। अब आ रहे तबसरे कि हम 100 सीटें ले लेंगे, 100 सीट लेकर आप क्या कर लेंगे? रिजर्व सीट्स आपको 30 मिल जाएगी, ज़्यादा 15-20 मिल जाएगी। टेक्निकल पॉइंट एक ये मैं जानना चाहता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार अगर ये कामयाब होकर आ जाते हैं और उसके बाद किसी पार्टी में ये नहीं जाते हैं, तो सलमान अकरम राजा ने एक दरख्वास्त दी थी, वो तो मुस्तरद हो गई है कि हमारा पार्टी का तशख़्ख़ुस जो है वो बरकरार रखा जाए। तो अब ये आज़ाद ही वहाँ पर जो है वो कहलाएंगे या उनकी पार्टी एक अलग से होगी? नहीं, अपना ग्रुप बना लें ना आप इंसाफ ग्रुप बना लें, जस्टिस ग्रुप बना लें। जैसे आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ थे पंजाब के वज़ीर आला 2009 में, तो एक आता मानिका ने बनाया था यूनिफिकेशन ब्लॉक, और वो चोर शुजात के 50 मेंबर लेके इतने बैठ गया था वो तो अलग बात है। अब इसी तरह अपने भी अगर ये अपना एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, आज़ाद ग्रुप पर नाम रखें, इंसाफ ग्रुप रख लें, चले, उसमें तो कोई इतराज़ नहीं है, वो तो गैर रजिस्टर्ड नाम है, नाम जो मर्जी रख लें। और वो फिर जब प्रेशर ग्रुप ये पड़े कि 169 को पूरा ना होने दें लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के लिए, गिनती पूरी नहीं हो रही, तो आइन का आर्टिकल 58 ब्रैकेट में 2 ये कहता है कि अगर 3 दफ़ा भी अगर रन ऑफ इलेक्शन में आप लीडर ऑफ द हाउस का तकर्रर ना कर सकें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असेंबली तहलील कर सकता है। अच्छा, चलें, ये तो बड़ा अहम पॉइंट है। आइन का आर्टिकल 58 ब्रैकेट में 2, 3 दफ़ा अगर रन ऑफ इलेक्शन में लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब ना हो सके तो प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है सर, ये तो 8 फरवरी के बाद डायरेक्ट कर सकता है वो। 8 फरवरी के बाद पता चलेगा कि सियासी मंजरनामा क्या होता है। आप हमारे जो आज़ाद अमीर के हाउस स्टेडियम में ना कबूल किया, जहाज में ना बैठे, तो फिर जनाब ये अच्छा सर, बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है, में इमरजेंसी लग जाएगी, फिर इलेक्शन भूल जाए, फिर आप एक डेडलॉक सा कायम हो जाएगा। करना चाहता हूँ अच्छा, इसी बात में मेरे समय के आप कमर साहब तसही कर दीजिए, मुझसे केपी असेंबली है, आज़ाद उम्मीदवार विद इन ब्रैकेट्स मेजॉरिटी में आ जाते हैं, कोई पार्टी नहीं, अगर वो चाहें तो अपना लीडर ऑफ द हाउस कायदे ईवान मुंतखब कर सकते हैं और वही शख्स प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव। यस, ये मैं परसों मैंने कॉलम पे लिखा, पर जंग अखबार मैंने इंटरव्यू दिया, फ्रंट पेज पे छपा हुआ है, प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए, लिखा हुआ कि आज़ाद। लेकिन सर हम पाकिस्तान की तारीख देखे तो हमने बहुत से आईनी बहरान देखे हैं, क्योंकि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सर, हैव देयर ओन लीडर ऑफ द हाउस इवन इन द नेशनल असेंबली। यस यस, कोई कदर नहीं है, आइन में कोई कदर नहीं, बस यही बस मैं आपसे। अच्छा सर, ब्रेक से पहले हम लाहौर की बात कर रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि हबीब अकरम साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं तो इनसे पूछना चाहिए कि सियालकोट किसका, जो सबसे अहम हल्का है NA-71, एक तरफ मंजे हुए सियासतदान ख्वाजा आसिफ और दूसरी जानिब रिहाना इम्तियाज डार, एक हाउस वाइफ। सोशल मीडिया उठाकर देखें तो रिहाना इम्तियाज डार साहिबा ने बड़ी अच्छी कैंपेन की है, वहां पर भी आप देखें कि तगड़ा मुकाबला होगा, 10-15 हज़ार का मार्जिन होगा या नहीं? देखिए, जो 2018 में वहाँ पे हमने सर्वे किया था और वहाँ पे बिल्कुल बराबर सिचुएशन थी, 1300 वोटों का मेरे ख्याल जी, से। और वो भी एक व्हाट्सएप के बाद जी। अच्छा, एक व्हाट्सएप हुआ था जो हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद है, और जिसको व्हाट्सएप मौसूल हुआ था
उसके नुमाइंदे ने बाकायदा तौर पर टीवी पे आके ये कहा था कि जनाब फलां तारीख को व्हाट्सएप आया था और फिर एक इंटरवेंशन हुई थी जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए थे। तो अब भी अगर वो इंटरवेंशन ना हुई तो ख्वाजा साहब का जीतना बहुत मुश्किल है जी। ख्वाजा साहब नहीं जीत पाए। मतलब वो टफ टाइम देंगे ख्वाजा साहब। टफ टाइम क्या, टफ टाइम तो बड़ा छोटा लफ्ज है। अच्छा जी, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, देखिए आप मजबूरी तौर पर जो PML राना साहब आप अग्री कर रहे हैं? देखिए बात सिंपल सी है कि सब बातें आप कर रही हैं प्रोग्राम से पहले क्या हुआ, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, ब्रेक के दौरान जो हुआ और जो यहाँ पे सब कुछ हुआ वो उसका आप जिक्र नहीं राना साहब प्लीज। जो ब्रेक के दौरान ये हमारे सारे दोस्त हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड रखना था। अच्छा चलो कुछ बातें सर पसे पर्दा, कुछ बातें पसे पर्दा ही रहनी चाहिए कि ब्रेक के दौरान। हाँ रहने देते हैं। इजाजत दे दो तो मैं सिर्फ एक तारीखी हकीकत बयान करना चाहता हूँ। जी जरूर सर। अगर अवाम निकल के किसी को वोट देना चाहें तो इंदिरा गांधी राजनारायण जैसे सियासी कारकुन से हार सकती है। अभी रिसेंट पास्ट में पंजाब के इलेक्शन हुए, आम आदमी के उम्मीदवारों ने जिम्मेदार तबके के मजबूत सियासी जमातों के तमाम उम्मीदवार हरा दिए। अगर अवाम इंतखाब में एक पार्टी को या एक शख्स को वोट देने के लिए डिटरमिन निकल आए और इस बार अगर 60-61% से एक्सीड कर गए, उन्होंने अपनी पसंद जो भी उनकी हुई उसे वोट डाला, तो फिर वो इंतखाबी नतीजा मुस्तरद नहीं हो सके। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट जो एनालिसिस दिया है, जो एनालिसिस हमारे सामने आया है अबाउट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, इट्स अ गुड थिंग। हमारी वी आर बीइंग एजुकेटेड ओवर हियर, लेट मी पुट इट दिस वे, बट द पॉइंट इज कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फिर मैं वो इसी चीज़ पे जोर दूंगा कि जिस नोट के ऊपर फ्रैंकेनस्टाइन की तस्वीर होती है वो उसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके अलावा अगर उसको रेजिस्ट कर भी लिया जाए तो फिर और मुश्किलात को फेस करना वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा राना मुबशिर साहब, अब ज़रा हम जान लेते हैं कि इलेक्शन के हवाले से कि सर वो भी पूछेंगे, लेकिन इस वक्त आयशा जुल्फ़िकार इलेक्शन सेल में मौजूद हैं। वहाँ की गहमा गहमी जो है वो उनसे जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह से चीज़ें वहाँ पर लैंड कर रही हैं, हम तक किस तरह से आ रही हैं। जी आयशा, क्या यहाँ पर सूरत हाल है, गहमा गहमी क्या है यहाँ पर? ज़िशान शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त बहुत गहमा गहमी है, और जाहिर सी बात है कल इलेक्शन का दिन है तो ये गहमा गहमी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम हलकों का डाटा इकट्ठा करना, जो कैंडिडेट्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम हमारा इलेक्शन सेल करता है। बल्कि यहाँ पे एक और भी मैं बात बताना चाहूँगी, मैंने अभी कुछ दिन पहले प्री इलेक्शन शो किया था हल्कावार, उसमें भी जितना भी डाटा हमें प्रोवाइड किया था वो इलेक्शन सेल ने ही किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन सेल का काम कितना मुश्किल होता है। और मैं यहाँ पर बात भी करूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन सेल के हेड रज़ा खरल साहब, उनसे ही हम जानते हैं कि इलेक्शन सेल ख़ास तौर पर इंतखाबात के दिनों कैसे काम कर रहा है। रज़ा साहब, गहमा गहमी तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि अभी हमारे कैंकर भी कह रहे थे कि चांद रात होती है इलेक्शन से एक दिन पहले की, और उसका अगला दिन जो इलेक्शन का दिन है वो ईद का दिन होता है। यहाँ की गहमा गहमी के हवाले से आप बताएं कि किस तरह सब काम कर रहे हैं। जी, यहाँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, और ये गहमा गहमी की इसके अंदर एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। वजह उसकी ये है कि चांद रात पे तो आपको सेलिब्रेट करना होता है ना, तो यहाँ एक तरह से हमारा इम्तिहान भी होता है कि हमने पूरे 5 सालों में या जब से इलेक्शन सेल बना है उस दौरान में हमने कैसे डाटा इकट्ठा किया है और वो किस हद तक मुसद्दिका है। और हमारे इदारे के स्टेक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया होता है, पूरे मुल्क के OSRs ने डाटा दिया होता है हमें इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को हमने कंपेयर किया होता है और उसको फिर वेट किया होता है कि कितनी सही और किस तरीके से हम उसको ऑन एयर कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर कर एक तरह से यूँ कह लें कि एक तरफ तो खुशी है कि हमारी आउटपुट नज़र आएगी, दूसरी तरफ ये है कि टेस्ट का उसकी जो टिपिकल प्री टेस्ट आपका सिचुएशन होती है कि दिल धड़क रहा होता है कि कोई गलती ना हो गई हो हमसे, मतलब या खुदा ना खास्ता कोई गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उसके लिए इस इदारे में कम अज़ कम भी हम पिछले 6 माह से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस 6 माह के दौरान ना सिर्फ 2018 का डाटा हमने एंटर किया, चूँकि चैनल नया है तो इसलिए हमने सारा डाटा असर नौ ही एंटर किया, और 2013 का डाटा भी हमारे पास इस वक्त इस सिस्टम के अंदर है जो इसे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इस डाटे को हमने कंपेयर किया फॉर्म 33 के साथ, रिजल्ट्स के साथ, और फिर उसको हमने एंटर किया कैंडिडेट्स का, पार्टी पोजीशनिंग वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें।
अब ये डेटा एक तरह से जब ये फसल पक गई है तो अब ये 2 जगह पे इसकी आउटपुट आपको नज़र आएगी। एक आएगी टेलीविज़न के ऊपर, जहाँ पे आप लोग जब अनाउंस कर रहे होंगे रिजल्ट्स को, वो इधर देख के कर रहे होंगे, रिजल्ट्स ट्रिगर होगा यहाँ से और उधर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। दूसरा ये कि वेबसाइट पे जो हमने डायनामिक किस्म की वेब पोर्टल बनाया है इस इदारे ने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे भी 23 साल 24 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए, और मैंने हर यानी 2002 से ऑनवर्ड हर इलेक्शन कवर किया है, तो इस जैसा डायनामिक मैंने पहले नहीं देखा है कहीं पे। और ये डेफिनेटली मैं अपने दोस्त से, अपने कोलीग से कहूँगा कि आपको ये विजिट बिल्कुल। अभी बल्कि रज़ा साहब एक मैप भी मुझे दिखा रहे थे, पाकिस्तान का मैप है, और उसमें किस तरह हर सूबे हर शहर को इन्होंने ऐड किया है, वहाँ के कैंडिडेट्स या पहले के इलेक्शन और अब के इलेक्शन के हवाले से। मैं उस हवाले से चाहूँगी कि आपको भी हम दिखाएं। जी अच्छा, हमारे पास सबसे पहले उम्मीदवारों की तादाद है पार्टीज़ के हवाले से, और साथ में बस टोटल वोटर लिस्ट है कि इस दफ़ा इलेक्शन में जो है टोटल हमारे पास वोटर कितने नए रजिस्टर हुए हैं और पुराने ऐड करके। उसके बाद हमारे पास कौमी और सूबाई असम्बलियों के साथ हमारे पास डाटा मौजूद है कि अब नया वोटर कौमी और सूबाई असम्बलियों के हिसाब से कितना बनता है। उसके बाद हमने उसको सर्कल किया है उम्मीदवारों की तादाद के हिसाब से। बाद में हमारे पास आता है ये मैप। इस मैप के अंदर हमने टोटल जो नंबर्स हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के, वो हमने एंटर किए हुए हैं। तो वहाँ से जो भी हमें रिजल्ट एक्सपंज करना है, जैसे अब मेरे पास बलोचिस्तान है तो हम बलोचिस्तान का यहाँ से इसको क्लिक करके रिजल्ट ले सकते हैं और उसको मेंशन कर सकते हैं ऑन स्क्रीन भी कि यहाँ पे जब आपके पास डाटा आएगा तो आप स्क्रीन से उसको हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। मतलब कोई भी इस वेबसाइट पे जाके ये देख सकता है कि किस तरह किसी भी हलके, किसी भी सूबे या इलाके में कौन कैंडिडेट्स हैं, कौन कब जीता और इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। तो बहरहाल आपने देखा कि हमारा इलेक्शन सेल तो इस वक्त काफ़ी एक्टिव है और कल इलेक्शन का दिन है, तो ये ज़्यादा इन पर जिम्मेदारी आएगी क्योंकि जो ये डाटा ये हमें भेजेंगे वही डाटा हमने आगे अनाउंस भी करना है। तो ज़िशान और जन्नत वापस आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया आयशा, हमें इलेक्शन सेल से आगाह कर रही थी। डेफिनेटली वहाँ पर जिस तरह से काम जारी है और उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है और हम सब पर भी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पास करना, लोगों तक पहुँचाना, ये एक बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाजिर साहब, अभी हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतमईन है, ना सिर्फ लाहौर के हवाले से बल्कि पंजाब के हवाले से। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वापस आए, उसके बाद उन्होंने पहला दौरा किया बलूचिस्तान का। वहाँ से क्या उन्हें एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नई सपोर्ट मिल सकी? वाई नॉट KP, मानसेरा में उन्होंने जलसा कर लिया और कहीं नहीं गए। वाई नॉट सिंध, पंजाब की हद तक वो महदूद रह गए। अब आप मुझे ये बताएं कि ब्रेक कितनी देर बाद? नहीं सर, आप खुल के बोले। आप एक होता है वो व्हील बैलेंसिंग होती है ना, उसमें छोटे छोटे वेट लगाते हैं। अच्छा, ये व्हील सारा एक है, वो चल रहा है ठक, वो मुझे बैलेंस करने के लिए वो लगाया हुआ छोटा सा वेट, और जैसे ही मेरी बारी आती है मैं बोल रहा हूं थोड़ा मैं ब्रेक। सर आप शो स्टॉपर हैं, आप शो स्टॉपर हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। नाम देखो कितना अच्छा दिया है, शो स्टॉपर। नहीं, अब आप कंटिन्यू करें, अब आपको हम नहीं रोकते। बात यह है भाई, नवाज शरीफ कहीं गए या नहीं कहीं गए, आप मतलब है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? मैं आपसे वही जो मैं पहले, जो अगर मुझे इजाजत है कि आ रही है ब्रेक, आ रही है? नहीं सर, आप प्लीज। अच्छा, बात यह है जी कि बलूचिस्तान में आज जो वाक़यात हुए हैं, पशीन में किला सैफुल्ला, वो लोग जो वहाँ, वो सियासी कारकुन, वो लोग जो बेकसूर, इससे पहले वो डेरा इस्माइल खान में, ये अटैक्स, ये है, हमें उनको याद रखना चाहिए। हम इनके लिए दुआ गो हैं। हम ये भी दुआ करते हैं कि ये इसका इम्पैक्ट ये ना पड़े कि लोग डर जाएं और कल वोटिंग के लिए ना, लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा, ये है वो चैलेंजेस, दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग जो शुरू की गई, उसको शुरू हुए भी अब कोई 23 साल के लगभग हो चुका है। बिल्कुल, वो मामला अभी तक, हकीकत यह है कि लड़ जरूर रहे हैं, जीती नहीं गई। ये हैं वो मसाइल। दूसरी तरफ इकॉनमी है, तीसरी तरफ रीजन में मुल्कों से हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्तों से हमारे जो ताल्लुकात हैं, ये हैं वो रियलिटीज़ जिनको सामने रख के हमें देखना चाहिए। अच्छा, ये जो गुफ्तगू है, मैं इसको लॉजिक यानी डिफाई कर देती है, हमारे यहाँ को लॉजिक चलती है नहीं चलती है, ये एक अलग बहस है, लेकिन ऐसा सोचना कि इलेक्शन के बाद हम किसी इंतशार ज़दा निज़ाम में चले जाएंगे या इंतशार की हुकूमत में चले जाएंगे, केयर टेकर्स वाली स्टेबिलिटी छोड़ के, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अच्छा, रियासत को चलाने वाले लोकल इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जो भी आप कहिए, और एक पूरा तबका जो PTI का सपोर्ट बेस नहीं है, और वो जाहिर है कि वो सारा का सारा सपोर्ट बेस नहीं है जिन को इन्होंने दुश्मन बनाया हुआ।
वो भी तो रियलिटी है ना। तो ये सब लोग मिलकर मैं ये समझता हूँ कि एक इस्तेहकाम, एक स्टेबिलिटी देने में कामयाब हो जाएंगे। चैलेंजेस हमारे बहुत बड़े हैं। अब हमें, मेरा ख्याल है, कोई भी सियासी जमात आए, किसी भी मकतबा फिगर से हमारा सियासी तौर पर ताल्लुक हो, कोई तो लम्हा ऐसा होगा जब हम इकट्ठे होकर ये कहें कि पार्लियामेंट सॉवरन है। कभी तो हम ये कहें कि ये हमारे खारजा पॉलिसी पार्लियामेंट में डिबेट कब होगी। कभी तो हम ये कहें कि जितने भी जंगी हमारे मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इस पर कौम की इज्तमाई दानिश इकट्ठे बैठ के फैसला करेगी। कभी तो वो वक्त आए। मेरा और आपका, मैं एक अदना फर्द हूं, अपनी अदना हैसियत में रहते हुए ये काम मैं करता रहूंगा कि मैं इसकी ज़रूरत पे एहसास दिलाऊंगा। मैं ये गुजारिश करूंगा कि पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए। मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें रियल इश्यूज़ की तरफ आना चाहिए। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि फसाद और इंतशार, देखिए, आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाला हर आदमी जिसने जद्दोजहद की है, सर, इसके लिए ये 9 मई के इस फसाद ने उस तमाम जद्दोजहद को पीछे फेंक दी। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सियासी जमातें कम से कम अपने इख्तलाफात को भुलाकर खुद तो एक पेज भाई, वो सियासी जमातें हैं यार, वो कोई, उन्होंने शादियां करनी है, बच्चों की कमाल करते हैं। सियासी जमातों के अपने भुलाए तो यार, सियासी जमातों के अपने एजेंडे होते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। वो कोई पुप्पी चाचा है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक चीज पर इकट्ठी, मैंने गुजारिश की है ना, वो ये है, आइन की बालादस्ती पर इकट्ठी हो सकती हैं, पार्लियामेंट की हुक्मरानी पर इकट्ठी हो सकती हैं, पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी, उन पर इकट्ठे हो सकती नहीं है, होना चाहिए। काश ऐसा ही हो जाए। उनको, जब आप सियासी इख्तलाफ को जाती दुश्मनी में बदलेंगे, जब आप ये कहेंगे कि मरियम मेरा नाम मत लिया करो, तुम्हारा शौहर नाराज हो जाएगा, जब आप ये लबो लहजा अपनाएंगे, तो उसके बाद फिर कौन सी सियासी बात होगी आपसे। मैं यही कह रहा हूं कि इस नफरत ने हमें कुछ नहीं दिया। एक पूरा शऊर है जिसके अंदर नफरत का बारूद भर दिया गया है, जो एक्सप्लोड हुआ 9 मई को। अच्छा, अब अगर हमें इन चीजों की तरफ संजीदगी से जाना है, अगर हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती की जद्दोजहद करनी है, अगर हमें अपने मुल्क के तमाम, इस वक्त मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, वो पार्लियामेंट के पास जाके कह चुके हैं कि मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानता हूं। हकीकत क्या है क्या नहीं है, इसको उनके कहे हुए अल्फाज हैं, उनको याद दिलाएं। चीफ जस्टिस पार्लियामेंट के पास जा चुका, जिसको हम तंजिया देखते हैं। एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम तंज करते हैं कि वो वहां क्यों गया। चलिए, अपना नुक्ता नजर है, लेकिन ये जो हजरात हैं, अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ कमिटेड है, तो हमारा काम है, मिसाल के तौर पे मेरा और आपका ये भी काम है कि अगर नून लीग की हुकूमत बन रही है, जो कि नजर आ रहा है कि बन रही है, तो हम उनका मैनिफेस्टो, जिसकी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हम उठा के उनको याद दिलाएं कि देखिए, आपने लिखा है कि हर सरकारी स्कूल में आप बच्चों को खाना दोपहर का मुफ्त देंगे। ये उनका वादा है अपने मंशूर में। तो एक सियासी कारकुन जो PMLN के लिए करता है, या वो पीपल्स पार्टी का है, या वो PTI का है, या वो मौलाना, उसको इतना तो कम से कम यहां पे इकट्ठा होना चाहिए कि इन्हीं पर ये दबाव डाले। आपने वादा किया था कि सरकारी स्कूल में आप मुफ्त खाना देंगे, अब आप दें। इसके साथ एक पूरा निजाम चल पड़ेगा। यानी कोई छोटी बात नहीं है सरकारी स्कूलों में हर बच्चे के लिए खाना बनाना। वो कहीं से खरीदारी होगी, कहीं से ट्रांसपोर्ट होगा, कुछ लोग एंगेज होंगे, वगैरह वगैरह। लोकल गवर्नमेंट मिसाल के तौर पर मजबूत बनाना, ये हर जिस सियासी, मतलब नून लीग ने अपने मंशूर में लिखा, हमारा काम है हम दबाव डालें। मैं दोबारा से गुजारिश करता हूं कि हमारी जद्दोजहद आइन की बालादस्ती पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी के लिए होनी चाहिए, और जो मंशूर में जहां जहां जिसका जो पॉजिटिव अवामी हक में, उन पर दबाव डालना चाहिए। और ये जो तानाबाजी है ना, जुगते हैं, ये मातम, ये कुचली हुई ख्वाहिशात का जलूस, इसमें रहते हुए ये सास बहू वाले ताने, ये वक्त का ज़िया है। प्लीज अंडरस्टैंड। सही, पार्लियामेंट की बालादस्ती यही सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है, और इसी पर हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। वैसे पार्लियामेंट कहाँ से बालादस्त है, दस्तूर में कहाँ लिखा हुआ? सर, इस पर जो है बात करेंगे, मजीद हम बात करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट बालादस्त है या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तलिफ राय सामने आई। राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, आपसे भी यही सवाल करूँगी, जिस तरह अनीक नाजी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त होनी चाहिए, सियासतदानों को मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। क्या पार्लियामेंट बालादस्त है? ये पहला सवाल है, दूसरा बाद में करूँगी मैं। जहाँ पे अपना इंटरेस्ट होता है पार्लियामेंटेरियंस का, वहाँ पे तो बिल्कुल वहाँ पे बालादस्त है,
ठीक है, जब अपने केसेस ख़त्म करने हो या अपनी मुश्किलात ख़त्म करनी हो तो उस वक्त तो वो अपने असर्ट कर लेते हैं। जहाँ पे अवाम की बात हो तो वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर लेफ़्ट राइट करते हैं वो लोग, और अगर कर भी दें उनके लिए कुछ काम अवाम के लिए तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना तो खैर उनका काम नहीं, एग्जीक्यूटिव का काम है। बट देन अगेन मेरा नहीं ख्याल बालादस्त और नो बालादस्त ये एक डिफरेंट डिबेट है, इट्स बहुत लंबी डिबेट है। और एक छोटा सा वाक़या ये है कि मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ कि बड़ा शोर मचाया गया और एक ज़माने में, और पीपल्स पार्टी का दौर था, और पीपल्स पार्टी के दौर में कहा गया जनाब कि फॉरेन पॉलिसी फ़ौज वाले क्यों बनाते हैं या उसमें इनपुट क्यों देते हैं फ़ौज वाले। तो उस वक्त जनरल कियानी जो थे, ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल पाशा DGI थे, उन्होंने कहा जी ठीक है आप हमें अपनी इनपुट दे दें, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस अपनी इनपुट दे दें, सेनेट से भी क्रीम दे दें और या हमें क्रीम दे दें आप नेशनल असेंबली से भी, और अपने जो क्रीम सियासतदान है आपके जो बहुत पढ़े लिखे सियासतदान है वो हमें दे दीजिए, तो वो जो इनपुट देंगे हम वही फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दिया करेंगे। ठीक है जी। सो चेयरमैन सेनेट ने और नेशनल असेंबली के स्पीकर ने क्रीम पॉलिटिशियंस दे दिए वहाँ पे, और उनको बता दिया गया, इन कैमरा ब्रीफिंग दी कि जी फॉरेन पॉलिसी इस तरह बनती है, ये आउटलाइन है, अब आप अपनी जो इनपुट देना चाहते हैं ज़रूर दें। वो कुछ सेशन जारी रहा, कुछ दिन तक जारी रहा वो, और उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती रही कि फ़लाँ मुल्क के साथ कैसी होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी, किस तरह होनी चाहिए, फ़लाँ के साथ कैसी होनी चाहिए, और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसी होनी चाहिए। सो वो एक सिलसिला जारी रहा। उसके बाद जब इनपुट दी गई, जाहिर है आप इनपुट देंगे, कुछ लिखेंगे कि जनाब इस तरह फलां सोल सुपर पावर है अमेरिका, उसके साथ हमें कैसे चलना चाहिए, या नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे चलना चाहिए, तो वो एक इनपुट आई। वो इनपुट का रिकॉर्ड जो है वो नेशनल असेंबली में और सेनेट की आर्काइव्स में मौजूद है। ठीक है, और कभी वक्त मिले या हमारे रिपोर्टर हजरात बहुत अच्छा लेगवर्क करते हैं ख़ास तौर पे सुनो के, तो वो अगर जाके वहाँ से आर्काइव से उसको पुल आउट करें तो वो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो फॉरेन पॉलिसी बन सकती है उन लोगों से या नहीं बन सकती। मैट्रिक का जो बच्चा बच्ची है वो मेरे ख्याल में, वो लेवल की बात नहीं कर रहा, मैट्रिक के बच्चा बच्ची जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी इनपुट दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो इनपुट है वो बहुत इतनी डेवस्टेटिंग है आई वुड से। अच्छा हबीब अकरम साहब, ये बहुत अहम पॉइंट उठाया है। तासुर तो यही है कि सियासतदान आपस के जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म नहीं कर पाते, तहफ़्फ़ुज़ात रहते, इसलिए थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करना पड़ता है और थर्ड पार्टी को इसका फ़ायदा भी होता है। देखिए, इसमें हमेशा जमहूरियत के ऊपर जब भी शबखून मारा गया है तो उसका कोई ना कोई जवाब तो तलाश किया जा सकता है हाइंडसाइट में। जब आप चूँकि वाक़या हो चुका होता है, जब आप फिर वापस जाकर उसको देखते हैं तो आप उसको कोई ना कोई उसको जवाब बख्श देते हैं कि अच्छा ये वजह हुई थी। लेकिन जब आप उसको उसूल की रोशनी में देखते हैं तो फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं, दरअसल ये किसी न किसी की ताले आजमाई थी या शौक़ हुकूमत था जिसकी वजह से किसी ने सियासतदानों की हुकूमत या जमहूरी हुकूमत को हटाया और उसकी जगह ख़ुद ले ली। यहाँ पे जो आप अभी गुफ्तगू जहाँ से छिड़ी थी वो थी कि क्या पार्लियामेंट बालादस्त है या नहीं। जहाँ पे दस्तूर लिखा हुआ होता है इल्मे सियासियात में, वहाँ पे पार्लियामेंट बालादस्त इस तरह नहीं होती कि वो मादर पिदर आज़ाद हो जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के खुद दस्तूर में लिखा हुआ है कि बालादस्ती दर्जावार है। पहली बालादस्ती सॉवरेंटी खुदा की है, अल्लाह ताला की है, और दूसरी लोगों की है। तीसरे नंबर पे पार्लियामेंट आती है या हुकूमत आती है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो लिहाजा पार्लियामेंट लिखे हुए दस्तूर में बालादस्त नहीं होती, और हमारी पार्लियामेंट की ऊपर जो कानूनी कदगने हैं खुद उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते, यानी पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, और ख़ुद दस्तूर के अंदर बहुत सारी कदगने लगाई गई हैं कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है, बालादस्त नहीं है। तो पार्लियामेंट की बालादस्ती मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल किसी न किसी दर्जे में हाँ, ये कंपैरेटिव ज़रूर हो सकती है कि किसी दीगर इदारे के मुकाबले में थोड़ी सी कहीं बेहतर कहीं कम हो सकती है। तो इस वजह से आप उसको कह सकते हैं कि टॉप प्रायोरिटी पे नहीं, टॉप प्रायोरिटी पे आप उसको एक लिखे हुए दस्तूर में आप ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट जो है वो मादर पिदर आज़ाद हो गई है। ठीक, लोग और तीसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट है वो उसकी बालादस्ती से ज़्यादा उसकी लेजिटिमेसी चाहिए।
मतलब 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी पार्लियामेंट 2 दफ़ा बनी थी। क्या उसको लेजिटिमेट पार्लियामेंट बनाई समझा जाता है? उसके अलावा ख़ुद जब पाकिस्तान की जो पहली मुंतखब असम्बली थी, जिसकी करारदादों के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया था, उसकी भी लेजिटिमेसी उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब उस पर 5 साल गुजर चुके थे। तो लिहाजा पार्लियामेंट की बालादस्ती से ज़्यादा उसकी लेजिटिमेसी पे बात करनी चाहिए। और लेजिटिमेसी कहाँ से आती है पार्लियामेंट की? वो आती है इलेक्शन, साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन से। पार्लियामेंट आपकी और मेरी उमंगों की तर्जुमान होनी चाहिए। बालादस्त हम हैं, पार्लियामेंट नहीं है। कमर निशात साहब, आपकी क्या राय है? पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है। नहीं, ये हम बात दुरुस्त कह रहे हैं। सॉवरन मुल्क है, बालादस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दरमियान में आ जाती है। तो वो ये कहते हैं हमारी बालादस्ती, सुप्रीम कोर्ट का ये भी रूलिंग मैंने पढ़ी है। उसमें चाहिए पार्लियामेंट की खुद मुख्तार ही कहते हैं कि पार्लियामेंट के खुद मुख्तार होना चाहिए। तमाम फैसले स्टैंडिंग कमेटी जो भी उनके होते हैं तमाम वो खुद मुख्तार होना चाहिए। पार्लियामेंट को जो फैसले करे उस पर अमल दरामद करवाएं। तो बालादस्ती तो आइन भी बालादस्त कहते हैं जी। सबसे पहले अहम पार्टी ये कहती है आइन बालादस्त है, कोई कहता है पार्लियामेंट बालादस्त है, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बालादस्त है। ये बालादस्ती का तस्वर हमारे यहाँ है, बाकी तो तमाम दुनिया की सेपरेशन ऑफ पावर्स भी तो खुद मुख्तारी आती है उसमें सारा। और जब करारदाद देते हो ना, आप ये ठीक बात की रहे हो, करारदाद मकासद ठीक था, वो आइन की रूह है, स्पिरिट है आइन का। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात आप ये देखें कि ये जो आपकी तहरीक अदम एतमाद आई, उसको आपने किस अंदाज से उसको ख़त्म किया? बता दें, आ गई थी प्राइम मिनिस्टर, वो क्या था, ठीक है भी आए, आती रहती तहरीक अदम एतमाद, तो बीच में वो ख़त ला गया, सैफर केस आ गया, सारा कुछ आ गया, तो उससे सारी बालादस्ती ख़त्म हो गई पार्लियामेंट की। फिर रात को वहाँ बाकायदा कैदियों की गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी पार्लियामेंट के सामने, और स्पीकर साहब ये गालियाँ निकालते हुए बाहर निकल रहे थे। तो सारी चीज़ें हमारे सामने पेश हो रही थी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप उसको जो भी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो भी हो उसको फैसले करें, और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। बालादस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक। नज़ीर साहब, आपकी क्या राय है सर इस बारे में? हबीब अकरम साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ। पार्लियामेंट आइन की प्रोडक्ट है। आइन में दिए गए हदूदों की युद्ध पार्लियामेंट को अपने एक ज़ाब्ते में रखते हैं। जब भी पार्लियामेंट उस आइनी हदूद से निकल के बात करेगी, जैसे कंवर साहब ने बात की है, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मीट करने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था वो आइनी हदूद से तजावुज़ था। पार्लियामेंट अगर आइनी हदूद से तजावुज़ ना करे तो पार्लियामेंट ही बालादस्त है। लेकिन आइन के ताबे ये आइन में तरमीम कर सकती है, आइन तब्दील नहीं कर सकती। इसकी हदूद हैं। ये मुल्क के ढांचे को तब्दील नहीं कर सकती पार्लियामेंट। क्या आप कहें पार्लियामेंट बालादस्त है? पार्लियामेंट तो मजलिस शूरा है, नेशनल असेंबली, एंड क्या वो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म कर सकती है? नहीं। क्या वो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर सकती है? नहीं। लेकिन अगर पार्लियामेंट कानून और आइन की बालादस्ती को तस्लीम करे, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करे, और वो कौन सी पार्लियामेंट हो जिसकी तरफ हबीब साहब ने किया, जिसके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो, सिर्फ लीगल लेजिटिमेसी काफ़ी नहीं है कि आप इलेक्ट हो के आए हैं। जब ये नज़र आए कि दे आर दी चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और ये उनकी मेजॉरिटी डिसाइड कर रही है, और ये पब्लिक ओपिनियन की रिफ्लेक्शन है। इसमें पब्लिक ओपिनियन तब रिफ्लेक्ट करेगी जब वो पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए इलेक्ट होके आएंगे। अगर नामजदगियों और सिलेक्शन से आएंगे तो फिर पब्लिक ओपिनियन की ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होगी, जिससे तजाद और तसादम उभरता है। मैं मिसाल दोबारा भी दे दूं, बात रिपीट करने का ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक बात है आइन की बालादस्ती की, अगर उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब होने दिया जाता, जब आपका आइन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एक ख़ास ज़ाब्ता, एक ख़ास तरीक़ेकार तय करता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस को ये हक देता है कि वो अपने लीडर ऑफ द हाउस को तब्दील कर ले। जिस हाउस को लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करने का हक है, उसी नंबर के साथ, आइन में तरमीम और चीज़ है, उसी नंबर के साथ, जिस नंबर के साथ उसने लीडर ऑफ द हाउस चुना है, उसी नंबर के साथ वो लीडर ऑफ द हाउस को रिमूव कर सकता है, वो हाउस चेंज कर सकता है। जब आप इन हदूद से निकल के बात करेंगे तो फिर सर और बहुत से सवाल उठते हैं, अगर तसादम में तब्दील हो जाएगा जब आइन के साथ पार्लियामेंट खुद मुतसादम हो जाएगी, या पार्लियामेंट का एक हिस्सा
आइन के साथ तसादम की राह पे चल पड़ेगा तो फिर बेहतरी की राह नहीं निकलेगी। अभी भी जो होने जा रहा है थोड़ा सा बात अच्छा नाजी साहब आपकी तरफ आऊंगी, जैसा कि नैयर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त है और आइन के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की बातें होती हैं कि इलेक्ट होने के लिए या फिर नेशनल असम्बली का हिस्सा बनने के लिए आपको मकबूलियत नहीं कबूलियत की ज़रूरत है, तो उसके बाद जो आवाम है वो किस तरह से उस पार्लियामेंट पर एतमाद कर सकती है? क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बरकम साहब का और कुमर साहब का कि ये एक जो मशहूर आप कहिए, मैंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है, यही मकालमा होता है, इसी को सीखना कहते हैं कि जो उन्होंने वजाहत की बिल्कुल ठीक, बहुत खूब की, बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे यानी उसमें हाकमियत अल्लाह ताला की है, हमने माना हुआ है, और उसके बाद लोगों की है, बिल्कुल ठीक है। उनके मुंतखब हुए अरकान ज़ाहिर है पार्लियामेंट है और आइन के तहत ही ये सब तमाम इदारे वजूद में आए हुए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आइन में तब्दीली बहरहाल पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक हो गया। और अगर जैसे इन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर, अगर कोई प्रोविंशियल असम्बली और यानी वो वहाँ की मुंतखब ऐवान और वफाक का मुंतखब ऐवान, ये दोनों अगर मिलकर चाहें तो ये उस स्ट्रक्चर में भी तब्दीली ला सकते हैं। साहब, स्ट्रक्चर के लिए ये बिल्कुल क्लियर कट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। अगर आपने स्ट्रक्चरल चेंज करना है, सूबे की लिमिट्स की आप इलेक्शन फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट, तो फिर इलेक्शन होगा न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको कहना पड़ेगा। यानी ये कहकर दस्तूर साज असेंबली नहीं, आपको कोई भी पार्टी अगर चेंज करना चाहती है दस्तूर, आइन साज असेंबली जो है, नहीं, कोई भी पार्टी जो चेंज करना चाहती है दस्तूर का फंडामेंटली, मिसाल के तौर पर पार्टी कहती है कि सदारती निज़ाम ला, कोई कहती है पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करना है, तो उसे अपने मंशूर में लिखना पड़ेगा, तकरीरें करनी पड़ेंगी, और फिर वो इलेक्शंस होंगे। फिर जो इलेक्शन हो के बाद में वो पार्टी वजूद में, जो मिसाल के तौर पे अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है जी, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि सूबा पंजाब की ख़त्म कर दे, इसको विफाकी इलाका बता दें, या सूबा पंजाब की जो मेरे लम्हे है वो तो ये ना कि सूबा पंजाब के अगर आपने दो हिस्से कर वो आइन के अंदर मौजूद, वो आइन के अंदर मौजूद, तो वो पंजाब असेंबली और वफाक फैसला, वो लिमिट्स है, पार्लियामेंट और पंजाब असेंबली फैसला, सूबा और पार्लियामेंट। लेकिन अगर आप पूरे पंजाब को मिसाल के तौर पे वफाक के अंडर लाना, मैं या आप पूरे मुल्क, आप कहते हैं कि निज़ाम जो है पार्लिमानी की बजाय वहदानी हो जाए, यानी जैसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट वफाकी निज़ाम ना रहे, वफाकी निज़ाम ना रहे, तो इसके लिए किसी भी पार्टी को इलेक्शन में जाना पड़ेगा और उससे पहले वो बताएगी कि हम दस्तूर में ये तरमीम करना चाहते हैं। फिर लेकिन अगर पंजाब के दो हिस्से करने हैं तो फिर भी जाना, नहीं, फिर नहीं जाना, टेरिटरी है, मतलब एक सूबे की जो दूसरी किसी असेंबली का कोई रोल नहीं है। एक सूबे की टेरिटरी को दो स्टेट्स बनानी है, 6 बनानी है, या एडमिनिस्ट्रेटिवली आप उसको मैनेज नहीं कर रहे तो उसके हिस्से बना देने, जैसे सूबे ज्यादा बनाने, उसमें 2 असेंबली चाहिए ना, एक उस मुतलका सूबाई असेंबली और पार्लियामेंट। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, ही इज टॉकिंग डिफरेंट, वो स्ट्रक्चर की बात, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंज। पार्लियामेंट्री उसके लिए फिर आपको you have to show, you पूरे have मुल्क to से लेने mention होंगे it, yes, you have to mention it in the manifesto, then you have to उसको justify करना पड़ेगा अपनी तकरीरों में, ठीक है, कि why do you want this? उसके बाद अगर लोग आपको वोट दे पूरे मुल्क से, चले कि क्या बलूचिस्तान और सरहद वहदानी निज़ाम हुकूमत चाहते भी हैं? अच्छा, क्या रेफरेंडम ये बात कर सकता है या इलेक्शन होगा? नो रेफरेंडम, इलेक्शन होंगे, वो जनरल इलेक्शन होंगे जी, जनरल इलेक्शन। मैनिफेस्टो में आया, कमेंट करना चाहते हैं मैनिफेस्टो में आके आपने तकरीरें की, लोगों को बताया कि इस तरह दिस इज आई वांट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो पीपल इफ दे वांट टू गो फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू लाइक वोट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी, राइट। सूबे आपने मजीद बनाने हैं तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए जरूरत, ठीक है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो सबसे बड़ी अहम बात, अगर आप सूबे बनाने हैं ना, तो मुतलका सूबाई असम्बली की 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास करें और वो जाएगी वफाक में फिर आइन की आर्टिकल 1 में तरमीम करके उसकी इजाज़त मिल जाएगी कि आप अपने, वो भी 2/3 होगी वहाँ, आर्टिकल 1 में 2/3 होगी, लेकिन 2/3 होगी वहाँ पे, नहीं वहाँ पे दोनों हाउसेज की, दोनों हाउस के अलग-अलग 2/3 चाहिए, अलग-अलग 2/3 में। अच्छा, अब आ जाइए उसकी तरफ, बालादस्ती की तरफ, जो आपका सवाल प्रोविंस, आइन की हुक्मरानी, दस्तूर की हुक्मरानी, लोगों के जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास मुल्क चलाने का इख्तियार। अच्छा, अब इस पर यानी यहाँ तक तो इसमें मेरा ख्याल है कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, अब मैं दोबारा उसी बात पर आऊँगा, झगड़ा ही ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उस पार्लियामेंट की जो कि अगर उसकी लेजिटिमेसी नहीं है तो असूली तौर पे बिल्कुल ठीक बात है कि उसके किए हुए फैसले या कौन सी पावर वगैरह वगैरह
लेकिन रियलिटी ये भी कि 1985 में एक असम्बली बहरहाल वजूद में आ गई, उसने कुछ फैसले बहरहाल किए, वो सब कुछ हुआ। तो अब हमें निज़ाम को जिसमें ख़राबियाँ हैं, अगर हम कहते हैं कि ख़राबियाँ हैं, तो उनको दूर करने के लिए हमें कोई रास्ता अपनाना होगा ना। अच्छा, वो रास्ता जो हम अपनाएंगे वो उसके जद्दोजहद करने के पूरी दुनिया में दो ही तरीके होते हैं। या तो ये है कि आप एक अमन के दायरे में रहते हुए जद्दोजहद करते हैं, नज़रियाती जद्दोजहद करते हैं, रायामा हमवार करते हैं, और उसके बाद आपकी जद्दोजहद किसी न किसी कुर्बानी के बाद आप मंजिल पा लेते हैं या नहीं पाते। दूसरी जद्दोजहद ये है कि फिर आप ताकत से आते हैं, जैसे चीन में हो गया, जैसे अफ़गानिस्तान में हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ चीन और अफ़गानिस्तान वाली तो कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। वो सिर्फ एक ही ताकत है जो आ सकती है, ये ताकत रखती है, वो पहले भी आई है, फिर दोबारा भी आ सकती है। मुझे और आपको जो सिविलियंस हैं, हमारी लड़ाई या हमारी जद्दोजहद वो आइन की बालादस्ती के लिए होनी चाहिए। मेरी राय ये है, मैं ये राय रखता हूँ कि अवेलेबल जो मौजूदा माहौल है, इस माहौल के अंदर, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के अंदर मैं कौन से रास्ते निकाल कर बेहतरी कर सकता हूँ, मैं उस तरफ जद्दोजहद करूँगा। अगर मैं सिर्फ एक हवाओं में किला तैयार करूँ, मैं उर्तुगुल देखूँ, मैं एक वर्चुअल रियलिटी में रहना शुरू हो जाऊँ, मैं किसी लीडर को सुपरमैन जानना शुरू कर दूँ, और मैं रूहानी ताकतों का यानी शिकार हो जाऊँ, मैं उस तरह के गैब से किसी गैबी इमदाद का, तो फिर ठीक है, ये किसी फ़र्द की एक आज़ादी है, वो चाहे तो ऐसा करे, लेकिन मैं कम से कम इसको दुरुस्त नहीं समझता। ठीक है, हम ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, हमें ज़मीन पर रहकर जद्दोजहद करनी है। बिल्कुल सही है। ये डिस्कशन का सिलसिला तो जी हमारा जारी रहेगा। खुसूसी ट्रांसमिशन सुनो न्यूज़ की आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम एक बुलेटिन ब्रेक लेंगे और 7 बजे दोबारा से आपके खिदमत में हाजिर होंगे। नए पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन ज़िशान, हम कह देते हैं एक दफ़ा कि वोट दो यकीन के साथ, वोट दो यकीन के साथ, और वोट देना है क्योंकि वोट अमानत है, वोट एक ताकत है जिसका आपने इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। फिल वक्त हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।